व्हाट्सअप एवरीवन, तुम्हारा भाई तो आ गया है नया वीडियो लेके, लेकिन सैमसंग अभी तक नहीं आ पाया भाई नया फोन लेकर। मैं बात कर रहा हूँ S24 FE के बारे में। अब यार आप बोलोगे ये तो कल परसों लॉन्च हुआ है, नया ही तो है, लेकिन जो इसका लास्ट वेरिएंट था S23 FE, उसमें और इस फोन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बड़ा क्या भाई, छोटा सा भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कमियां हैं वो रखी है सैमसंग ने। तो भाई सैमसंग ने इस बार डब्बे से लेके फोन तक में कोई चेंज नहीं किया है, पूरा का पूरा सेम टू सेम। कैमरा, स्क्रीन, बैटरी, परफॉर्मेंस, सब कुछ। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, उससे पहले कर दो सब्सक्राइब अगर आप नए हो, क्योंकि हम भाई सैमसंग कंटेंट नहीं बनाते। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्चिंग एंड प्राइस की। तो लॉन्च ये फोन होते हैं हमेशा सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो पिछले साल S23 FE भी इसी महीने में लॉन्च हुआ था। इस साल जो S24 FE वो लॉन्च हुआ है 27 सितंबर 2024। दोनों की जो लॉन्चिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम है भाई। 70-75 हज़ार रुपये के आसपास ये फ़ोन लॉन्च होते हैं। उसके बाद सस्ते होते एक साल के अंदर इनकी प्राइस आ जाती है भाई 30-35 हज़ार रुपये के अंदर, एंड कभी कभी डिस्काउंट में 25 तक भी देखने को मिल जाता है। तो S23 FE वो अभी मिल रहा है 28-29 हज़ार रुपये के अंदर। काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई। इस रेंज में देखो तो IP68 की रेटिंग, फ्लेक्सिब डिजाइन और सैमसंग के AI फीचर, प्रीमियम लुक्स, क्लासी फील, बहुत तगड़े कैमरास। लेकिन जो बैटरी है वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बट ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर आप इस रेंज में आईफोन भी लेते हो तो भी आपको बैटरी ऐसी देखने को मिलेगी, क्योंकि बैटरी ना सिर्फ जो रियल फ्लैगशिप है ना, बैटरी बस उन तक लिमिटेड रह गई है, ना कि फ्लैगशिप कलर्स में बची है कुछ। जैसे आईफोन्स में भी प्रो मैक्स वाले मॉडल है, बस उनकी बैटरी एकदम एक नंबर होती है, बाकी तो बस नाम की बैटरी होती है। एंड सैमसंग भी सेम करता है, जो अल्ट्रा सीरीज वाले स्मार्टफोन है उनमें एकदम तगड़ी बैटरी होती है, बाकी तो सब मतलब ठीक ठाक। अब बात करते हैं भाई क्या क्या सिमिलरिटीज एंड क्या क्या डिफरेंसेस है S23 FE एंड S24 FE में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई इसके डिजाइन एंड लुक से। सेम ही जगह इन्होंने कैमरा डाला है, सेम ही वही एल्यूमिनियम वाली फ्रेम्स, एंड सेम ही जो ग्लास की डिजाइन है वो है फ्रंट और बैक में। लेकिन इन्होंने बस एक अपग्रेड किया इस बार, गोरिल्ला ग्लास 5 की जगह इन्होंने गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस यूज किया, जो कि देखो अगर मेरी पर्सनल थॉट्स देखो ना, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ना मार्केटिंग टर्म्स होती है। विक्टस 5-6 इतना जो बड़ा अपग्रेड है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कसम से एकदम सेम मान के चलो। और पिछली बार जो कलर्स थे वो बस 3 वेरिएंट में थे, ब्लैक, पर्पल एंड वाइट। लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तगड़े कलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, 5-6 कलर्स है, और सब इतने क्लासी कलर्स है ना, इतने तगड़े लगते हैं, एक बार देखो आप। And now let's talk about its display। पिछले साल भी सैमसंग ने AMOLED 2X डिस्प्ले यूज की थी S23 FE में। इस साल भी बिल्कुल सेम डिस्प्ले, यानी कि 1% भी कोई बदलाव नहीं है, कुछ अपग्रेड नहीं है। बस इन्होंने डिस्प्ले की साइज 0.3 इंचेस बढ़ा दी। पिछले साल 6.4 इंचेस का स्मार्टफोन था, लेकिन इस बार 6.7 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा थिक बेजल्स है S23 FE में, इस बार भी बेजल्स काफ़ी थिक है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे बेजल्स इन्होंने कम कर दी है। बट स्टिल भाई बेजल्स बहुत ज़्यादा इस फ़ोन को मतलब आउटडेटेड सी फील दिला देती है। अगर आप हाथ में पकड़ते हैं तो फ्रंट से बहुत सस्ती फील आने वाली है, बाकी बैक से तो एकदम प्रीमियम टॉप नॉच। एंड वहीं पे इन्होंने 0.3 इंचेस की जो है साइज बढ़ा तो दी है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, कोई इजाफा नहीं हुआ है रेजोल्यूशन में। इसको ना आप छोटा सा ड्रॉबैक मान सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले की साइज के साथ साथ रेजोल्यूशन अगर नहीं बढ़ता है तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी क्वालिटी कम देखने को मिलती है डिस्प्ले की, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपकी आंखों से नोटिस हो जाए वो डिफरेंस। और बाकी ज़्यादा कोई फर्क नहीं है डिस्प्ले के मामले में, वो सेम ही HDR10 की सपोर्ट। लेकिन इस बार ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, इसकी 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब देखो ये भी एक मार्केटिंग टर्म है, क्योंकि जो पीक ब्राइटनेस होती है ना, वो ऐसे नहीं कि पूरे फोन में आपको देखने को मिलेगी। बस अगर कोई एक पिक्सल पीक ब्राइटनेस अचीव कर लेता है, वो बस उसको मार्क करके मार्केटिंग में यूज करता है कि हमारा फोन इतना ज्यादा पीक ब्राइटनेस पे जाता है, जबकि जो एवरेज पीक ब्राइटनेस होती है वो बहुत कम होती है एक सिंगल पिक्सल की पीक ब्राइटनेस से। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको इसकी पीक ब्राइटनेस की जगह जो एवरेज ब्राइटनेस होती है पीक वाली, वो देखनी चाहिए। और बाकी इन्होंने कुछ ज्यादा अपग्रेड नहीं किया, वही सेम USB वर्जन, सेम वाईफाई वर्जन, सेम ब्लूटूथ वर्जन, सेम ही IP68 की रेटिंग। बट एक जो है अपग्रेड हुआ है वो है UFS 3.1 से इन्होंने अपग्रेड कर लिया है UFS 4 पे, जिससे कि आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। और बाकी डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं आया। IP68 की रेटिंग भी पिछले साल थी एंड इस साल भी रेटिंग है, लेकिन एक चीज़ ये ना अपने कस्टमर्स के साथ धोखा कर रहे हैं कि IP68 की रेटिंग देने के बाद भी कोई भी कवरेज नहीं देता है। अगर आपका फ़ोन पानी से डैमेज हो जाता है
तो वो आपकी गलती है। सैमसंग इसे अपनी वारंटी में कवर नहीं करता। इसका मतलब अगर मैं पानी में जाऊं, नाचूं, कूदूं, खेलूं, जो भी करूं और बाई चांस कुछ डैमेज आ जाता है फ़ोन में, तो मैं सैमसंग के पास जाता हूं तो वो बोलेंगे भाई तुम पानी में लेके गए क्यों इसे। तो भाई तुम लोगों ने IP68 की रेटिंग क्यों दी है सालों। जो FE सीरीज है ना वो फेमस हुई थी इसके कैमराज की वजह से, फैन एडिशन वाले कैमराज। तो S23 FE जैसे लॉन्च हुआ तो एकदम से तबाही मच की, क्योंकि ये फ़ोन पूरा टक्कर ले रहा था आईफोन से, और आईफोन भी कहीं कहीं ले कर रहा था। जैसे कि आईफोन्स में जो टेलीफोटो लेंस है वो देखने को मिलता है इस प्राइस में, बस एक मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, जबकि इसमें टेलीफोटो, मेन, अल्ट्रा वाइड। एंड जो मेन कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का, जो कि आईफोन से ना बहुत ज्यादा क्लियर एंड शार्पर इमेजेस ले रहा था। तो उसकी वजह से कैमरास तो बहुत ज्यादा इसके पॉपुलर हो गए। तो उस हिसाब से मेरे को लगा एटलीस्ट ये लोग कैमरा तो इसमें अपग्रेड करने ही वाले, लेकिन भाई कोई चेंज नहीं हुआ। लिटरली एक चेंज नहीं किया इन लोगों ने। फ्रंट में वो सेम ही 10 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो बैक में मेन कैमरा था वो तो 48 मेगापिक्सल से इन्होंने 50 कर दिया। क्या मतलब भाई, क्या सेंस बनता है। एंड उसके साथ साथ जो टेलीफोटो एंड जो अल्ट्रा वाइड है वो तो बिल्कुल सेम ही, कोई ना रेजोल्यूशन में डिफरेंस है ना कोई और चीज में डिफरेंस। एटलीस्ट भाई कैमरा आईफोन के जैसे इधर उधर तो करते हैं। और इस बार इन लोगों ने Exynos 2200 की जगह Exynos 2400E यूज किया है। यानी कि ये तो वो बात हो गई भाई, कचरे का छोटा डब्बा हटा के कचरे का बड़ा डब्बा डाल दिया। क्या सेंस बनता है भाई। ये बस चीज़ ना इंडिया में होती है, बाहर ये साले ना सेम ही स्नैपड्रैगन लॉन्च करते हैं, प्राइस भी साले कम रखते हैं, और इंडिया में आते इन लोगों के भाव बढ़ जाते हैं और जो चीज़ें होती है वो कम हो जाती है। पता नहीं भाई ऐसा क्यों होता है इंडिया में। मोदी एंड ये बोल रहे कि जो परफॉर्मेंस है वो 33% से राइज किया इन लोगों ने। लिटरली भाई 33 दिखता भी है क्या। जो हैवी यूजेस होते हैं उनमें चलो पता चलता है, एंड हैवी यूजेस भाई महीने में ना एक बार भी आप लोग नहीं करते हो मेरे हिसाब से। जो डेली यूजर्स होते हैं नॉर्मल एंड जो गेमिंग करते हैं वो तो पहली बात भाई सैमसंग क्यों ही लेंगे Exynos के साथ। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई बड़ा गैप नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में। और जो बाकी नॉर्मल चीज़ है उसमें भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। सेम ही 25 वोट की चार्जिंग है एंड वायरलेस 15 वोट की, तो कोई जो अपग्रेड देखने को नहीं मिला। एंड सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी S23 FE में कि इसकी बैटरी, इतनी ज़्यादा इश्यूज आने लगे ना कि हर यूट्यूबर ये वीडियो बनाने लगा, हर कस्टमर बोलने लगा कि बैटरी जो है इतनी जल्दी ड्रेन करती है ना S23 FE की। तो इस बार ये बोल रहे हैं कि ये वाला इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल बात करें तो अगर आपके सामने दो चॉइस है S24 FE एंड S23 FE, कोई भी भाई कोई फर्क नहीं बनता। तो मेरा फाइनल ओपिनियन यही है कि अगर आप इस टाइम पे S24 FE खरीद रहे हो तो मत खरीदो, क्योंकि अगले साल तक वैसे भी जाके इनको 20-25 हज़ार में बिकना ही है, उस टाइम ले लेना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।